वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिवू। आज हम फंक्शनल थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये इग्नो एमएसयू 002 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम फंक्शनल थ्योरी के अलग अलग प्रेमिसेस और इसका क्रिटिसिज्म यानी कि क्रिटिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम में हमें दो तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर हमें प्रेमिसेस के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वो प्रेमिसेस है जो हमें फंक्शनल थ्योरी में देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या वो मेजर कॉन्सेप्ट्स या फिर थ्योरीज है, यहाँ पर हम प्रेमिसेस के अंडर में इसको डिस्कस करेंगे। और बाद में थोड़ा क्रिटिसिज्म देखेंगे कि किस किस ग्राउंड पे फंक्शनल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं थोड़ा हम डिटेल समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें एक एक सिर्फ प्रेमिसेस से ही 20 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्लास थोड़ा डिटेल होने वाली है। पहले हम समझते हैं कि फंक्शनल थ्योरी क्या होता है। फंक्शनल थ्योरी या फिर फंक्शनलिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमारे सोसाइटी के अलग अलग फेनोमेना या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस को प्राइमरीली उसके फंक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर जो मेन फोकस होता है फंक्शनल थ्योरी का, वो सोसाइटी के अलग अलग फंक्शंस का। सोसाइटी में जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी घटनाएं घटती है, उन सारे चीज़ों का फंक्शन के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। और फंक्शंस के द्वारा ही कोई भी इंस्टीट्यूशंस रहता है, और वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, घटना हो हमारी सोसाइटी में, उसका कुछ ना कुछ फंक्शंस हमारी सोसाइटी में होता ही है। ये फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट्स का मानना है। तो ये जो फंक्शनलिज्म या फिर फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, ये एक सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखता है, जहां पर हर पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि एक एक पार्ट अपने ये दूसरे पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और सोसाइटी की सॉलिडरिटी के लिए और सोशल स्टेबिलिटी के लिए ये सारे एक साथ परफॉर्म करते हैं। ये जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है या फिर फंक्शनल थ्योरी है, ये हमारी सोसाइटी और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बीच में एक एनालॉगी ड्रॉ करता है। यानी कि यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज की ड्रॉ करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा जो शरीर है, शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरीके का पार्ट्स है, जैसे हमारे आँख, कान, हाथ, पैर, लंग्स, किडनी, ये जो सारी चीजें हैं वो सारे अपने अपने कुछ फंक्शंस प्ले करते हैं। और ये सारी चीजें जब एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, तभी हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है वो फंक्शन में रहता है। तो इसी तरीके से ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि जिस तरीके से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए इसके अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं, हर पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जब सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं तभी वो फुल्ली फंक्शनल होता है। इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे अलग अलग तरीके का पार्ट्स है, और ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारी सोसाइटी को एक साथ काम करना है, एक जो सोशल सिस्टम है इसको अगर फुल्ली फंक्शनिंग रहना है, तो सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलकर टुगेदर काम करना होगा। तो यहाँ पर फंक्शनल थ्योरिस्ट का ये सबसे बड़ा कहना है कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक साथ मिलकर काम करता है। सोसाइटी का जो भी फेनोमेना है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, हर किसी का अपना एक अलग तरीके का रोल है और उसको अपना फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। अब देखते हैं प्रेमिसेस ऑफ फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को समझने के लिए, सोसाइटल स्टेबिलिटी और ऑर्डर को ये फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि हमारा इंटरकनेक्टेडनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी का फुल्ली फंक्शनल होने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रेमिसेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर जो प्रेमिस है वो, इसका मतलब क्या होता है। प्रेमाइस एक ऐसा आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे किसी भी आर्गुमेंट को जस्टिफाई करता है। यानी कि कुछ आइडियाज, कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरीज जो हमारे अलग अलग आर्गुमेंट को सही साबित करता है। इसी तरीके से फंक्शनल थ्योरी में भी बहुत सारे प्रेमिसेस है। बहुत सारे प्रेमिसेस क्या क्या है ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रेमिस है वो है
सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारे जो पार्ट्स है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सोसाइटी के स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम के लिए ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं सोसाइटी का, हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल होता है और हमारी सोसाइटी को सरवाइव कराने के लिए और इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए ये सारे पार्ट्स का एक साथ फंक्शनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सोशल सिस्टम को जिंदा रखने के लिए या फिर सोशल सिस्टम को फुल्ली फंक्शनल रखने के लिए ये जो सारे पार्ट्स है, इन पार्ट्स का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। यहाँ पर फंक्शनल नेसेसिटी की बात की जाती है। यहाँ पर जो भी सोशल स्ट्रक्चर या फिर इंस्टीट्यूशन है ये तभी एग्जिस्ट करता है जब ये फुल्ली फंक्शनल होगा। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर या फिर इंस्टीट्यूशन है ये सारे हमारे सोसाइटी के लिए नेसेसरी है। सोसाइटी के फुल्ली फंक्शनिंग के लिए ये सारे अलग अलग जो पार्ट्स है ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जो हमारा एजुकेशन है वो हमें नॉलेज एंड स्किल प्रोवाइड करता है और जो फैमिली है वो हमें इमोशनल सपोर्ट और सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से मैरिज हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जहां पर चीज़ों को लीगलाइज किया जाता है। सोसाइटी में जो भी टेबूज है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है। यहाँ पर फंक्शनल नेसेसिटी है हमारी सोसाइटी के हर पार्ट का। यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू कॉन्सेंसस। यहाँ पर जो भी हम सोसाइटी में लोग रहते हैं यहाँ पर हम वैल्यू के बारे में, वैल्यू और नॉर्म्स के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। किसी भी एक सोसाइटी में क्या क्या वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, ये सोसाइटी के हर मेंबर को पता होता है और सोसाइटी के इंटीग्रेशन के लिए, एक साथ सोसाइटी को रहने के लिए ये सारे वैल्यू और नॉर्म्स का पता होना जरूरी है और लोगों के बीच में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होना चाहिए। यानी कि लोग ये सारे चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, इसी तौर तरीके से बिहेव करना भी वहाँ पर ज़रूरी है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, इंडिया में हमारा जो बिकिनी पहन के घूमना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं इसको अलग तरीके से, नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। लेकिन यही सेम चीज़ जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर देखोगे तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का वैल्यू अलग है, रिलीजियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यूज़ अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक वैल्यू कॉन्सेंसस होना ज़रूरी है। वैल्यू को, नॉर्म्स को समझना ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी को एक्ट करना भी चाहिए। तो यहाँ पर सोसाइटी के इंटीग्रेशन के लिए वैल्यूज और नॉर्म्स का पता होना और लोगों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर सोशल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है फंक्शनल थ्योरी। ये फंक्शनल थ्योरी जो है वो हमारी सोशल स्टेबिलिटी किस तरीके से चलता है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम किस तरीके से मेंटेन की जाती है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये जो थ्योरी है ये हमें बताता है कि हमारे सोसाइटी में हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर कोई भी एक डिसरप्शन हमारे सोशल सिस्टम में होगा तो यहाँ पर सोसाइटी अपने आप कोशिश करेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी अपने आप चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और वापस से इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है इसमें पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई दंगे होते हैं तो दंगे के बाद वापस से सोसाइटी नॉर्मल होने की कोशिश करता है, या फिर कोई बड़ा हादसा होता है तब भी वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है और वापस एक स्टेबल और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो सोशल सिस्टम है वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए फंक्शन करता है। यहाँ पर जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज थे वो अलग अलग तरीके का फंक्शन की बात करते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। हमारी सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती है हर चीज का एक फंक्शन होता है,
यहाँ पर मैनिफेस्ट फंक्शन भी होता है और बहुत सारे लेटेंट फंक्शन भी होते हैं। अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन वो सारे फंक्शन है जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी सोशल प्रोसेस में इसका क्या इंपैक्ट है ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन लेटेंट फंक्शन वो सारे फंक्शन है जो हिडन होते हैं या फिर अनइंटेंडेड होता है। यहां पर बहुत सारे हिडन ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फंक्शंस का, जिसको लेटेंट फंक्शन कहा जाता है। जैसे हम अगर एग्जांपल ले, जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, यह सभी हम जानते हैं। लेकिन एजुकेशन का जो लेटेंट फंक्शन है वो हमारे सोशल नेटवर्क को एस्टैब्लिश करता है, सोसाइटी में हमारे लिए नेटवर्क्स क्रिएट करता है। इसी तरीके से हमारा जो फैमिली होता है, ये सभी जानते हैं कि हम फैमिली हमें सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन फैमिली का जो लेटेंट फंक्शन है, फैमिली हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखता है। सोसाइटी का जो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करने में, और सोसाइटी में जो जनरेशन टू जनरेशन लोगों का जो सिस्टम है, उसका कल्चर है या फिर जो लोगों का रहन सहन है, इसको भी वो आगे बढ़ाता है। तो यहां पर हर चीज का, हर इंस्टीट्यूशन का, हर पार्ट का अलग अलग मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन यहां पर होता है। यहां पर फंक्शन के साथ साथ बहुत सारे डिसफंक्शन भी हमारी सोसाइटी में देखे जाते हैं। यहां पर जो फंक्शनलिस्ट है वो डिसफंक्शन के बारे में भी बात करते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में क्राइम, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजों को हम नॉर्मली डिसफंक्शन मानते हैं। लेकिन ये जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, इनका कहना है कि ये जो क्राइम, इनइक्वालिटी है, ये सारी चीजें भी हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ फंक्शंस प्ले करता है। यहाँ पर जो डिसफंक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी में, ये हमारे सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं। सोसाइटल स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से एडजस्ट करने के लिए ये सारे चीजें हमें मदद करते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है। अगर कोई क्राइम करता है, उसको अगर सजा मिलती है, तभी लोग वो सारे चीजों को करने से दूर रहेंगे। तो यहां पर क्राइम का भी फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हर चीज का फंक्शन के बारे में बात करते हैं ये जो फंक्शनल थ्योरिस्ट होते हैं। फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑन सोशल चेंज के ऊपर फोकस करते हैं। यहां पर हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज एक ग्रेजुअल और एडाप्टिव प्रोसेस होते हैं। यहां पर फंक्शनलिस्ट के हिसाब से सोशल चेंज ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है और हमारी सोसाइटी ग्रेजुअली इसके लिए एडॉप्ट करता ही रहता है। यहां पर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर चेंजेस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर फंक्शनलिस्ट इसका भी, ये जो चेंजेस हो रही है, सोशल चेंज हो रहा है, इसको भी एक पॉजिटिव वे में देखता है और इसका भी, सोशल चेंज का भी एक फंक्शन है, इसके बारे में ये लोग बताते हैं। तो यहां पर हमने जो भी चीजें पढ़ी है, जो भी प्रेमिसेस हमने पढ़ी है फंक्शन थ्योरी के अंडर में, यहां पर हर जगह पर एक ही बात को दोहराया गया है कि हर चीज का, सोसाइटी का हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है और सोसाइटी जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहने की कोशिश करता है। एक स्टेबल और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखने के लिए यहां पर सोसाइटी काम करता है। तो सोसाइटी में हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है। ये डिसफंक्शन हो, क्राइम हो, इनइक्वालिटी हो, हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन होता ही है। अब यहां पर ये जो फंक्शनल थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी में हम बहुत सारे थ्योरिस्ट को देखते हैं, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट की थ्योरिस्ट है वो है इमाइल डुर्खेम, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट मार्टन। इमाइल डुर्खेम ने सोशल सॉलिडरिटी के बारे में बात की है। उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किस तरीके से हमारी सोसाइटी में रोल प्ले करता है, इसके ऊपर भी फोकस किया है। उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इस तरीके का चीजों के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। फिर टेलकट पार्सन जो है वो हमारी सोसाइटी में किस तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। उन्होंने सोसाइटी में किस तरीके का एक्शन की जाती है, इसके ऊपर ध्यान दिया है। उन्होंने एक एजाइल मॉडल दिया था जहां पर एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी किस तरीके से हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने में मदद करता है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा
चर्चा किया है। फिर रॉबर्ट के मार्टन है जिन्होंने मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन के बारे में बात की है, जहां पर उन्होंने डिसफंक्शन का आइडिया भी दिया था। डिसफंक्शन हमारी सोसाइटी के लिए किस तरीके से फंक्शनल काम करती है, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है। तो ये जो थ्योरिस्ट है, ये सारे थ्योरिस्ट सोसाइटी के जो फंक्शन है इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब देखते हैं क्रिटिक ऑफ फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जो फंक्शनल थ्योरी को मानते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। बहुत सारे अलग अलग जो थ्योरिस्ट है, खास करके कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सारे जो थ्योरिस्ट है वो फंक्शनल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पर अब एक एक करके क्या क्या क्रिटिसिज्म है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो चीजें हैं ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो यहां पर थोड़ा अच्छी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो फंक्शनल थ्योरी है इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है ओवर एम्फसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। यानी कि फंक्शनल थ्योरी ओवर एम्फसिस करता है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, यानी कि स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगी और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से फंक्शन करता है, इसके ऊपर वो उन लोगों ने जोर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे सोसाइटी में अलग तरीके का चीजें हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग तरीके का डायनामिक एस्पेक्ट, ये सारे चीजों को वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट है, पावर स्ट्रगल है, इनइक्वालिटी है, सोशल चेंज है, ये सारे चीजों को वो लोग ओवरलुक करके चले जाते हैं। यहां पर फंक्शनलिस्ट सिर्फ यही कहते हैं कि हर चीज का फंक्शन है, लेकिन यहां पर ये सारे जो हमारे चेंज को रोकने के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के बदलाव में ये सारे चीजें किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में ये लोग इतने ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो यहां पर पावर स्ट्रगल, इनइक्वालिटी और सोशल चेंज को ये सारे फंक्शनलिस्ट इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। खास करके कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट को ये सारे जो थ्योरिस्ट है ये डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये लोग जोर ही नहीं देते हैं, ये सिर्फ जोर देते हैं स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम के ऊपर। यहां पर फंक्शनल थ्योरिस्ट का जो और एक क्रिटिसिज्म है वो है नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर यहां पर फोकस ही नहीं किया गया है। यहां पर हर जो पार्ट है सोसाइटी में, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, पार्ट है, इनके ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन माइक्रो लेवल इंटरेक्शन के ऊपर, इंडिविजुअल एक्शन के बारे में यहां पर बात नहीं की गई है। यहां पर एक इंसान क्या सोचता है, ये एक इंसान किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके ऊपर बात ही नहीं की गई। यहां पर ये जो क्रिटिसिज्म है इसको दिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले। ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले हैं वो लोग कहते हैं कि सोसाइटी का जो हर एक इंसान है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, और ये जो फंक्शन है इसके बारे में फंक्शनल थ्योरिस्ट ने कोई बात नहीं की है। ये लोग माइक्रो लेवल के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। फिर यहां पर कंजर्वेटिव बायस भी हमें देखने को मिलता है। कंजर्वेटिव बायस यानी कि यहां पर एक कंजर्वेटिव तरीके का व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है फंक्शनल थ्योरिस्ट्स के द्वारा। यहां पर हमारे सोसाइटी जो है, सोशल अरेंजमेंट जिस तरीके से है उसी सिस्टम को बेहतर बताया जाता है, वही हमारे लिए बेनिफिशियल और नेसेसरी है, इस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है फंक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग। यानी कि यहां पर चेंज जो होगा वो सही तरीके का नहीं होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। यहां पर सिर्फ जो भी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रहा है हर किसी को सही बताया जा रहा है, यानी कि यहां पर एक कंजर्वेटिव तरीके का बायस हमें दिखाई देता है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस फंक्शनल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ये एक कंजर्वेटिव तरीके का व्यू पॉइंट हमें देता है और सोसाइटी जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने को ही ये सही ठहराता है। यहाँ पर जो भी बदलाव आएंगे, सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशन, ये सारे चीज़ों के ऊपर ये फोकस ही नहीं करता है। सोशल रिफॉर्म की हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताता है। यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही है उसी को ही सही ठहराया जाता है फंक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर ए हिस्टोरिकल एंड स्टैटिक कहकर एक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। जो भी फंक्शनल थ्योरी है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं सकता है। ये लोग
हिस्टोरिकल जो भी घटनाएं घटी है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको इतने ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पर वो सोशल इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से चल रहा है, सोसाइटी का पार्ट जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसी को सही ठहराता है। और हिस्टोरी में जो भी घटनाएं घटी है, जिस तरीके से चीजें बदली है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स को ये ओवरलुक करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की जाती है और यहां पर सारे चीजें स्टैटिक है, जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से सारी चीजें फंक्शन करेगी, इसके ऊपर ही सिर्फ फोकस किया जाता है। हिस्टोरिकली किस तरीके का बदलाव आगे आने वाला है, इसके बारे में भी फंक्शनल थ्योरिस्ट कोई बात नहीं करते हैं। यहां पर इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है। यानी कि हमारे सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट को सही ढंग से फंक्शनल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट, रिवोल्यूशन, अदर जो डिसरप्शन है, ये सारी चीजें किस वजह से होती है, इनका क्या काम है, ये हमारी सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव लाते हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। फंक्शनल थ्योरिस्ट हर किसी का फंक्शन है इसके बारे में ही बात करते हैं, लेकिन ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, रिवोल्यूशन है, इसकी क्या जरूरत है, ये हमारी सोसाइटी को किस तरीके से आगे बदलेंगे, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, खास करके जो मार्क्सिस्ट है, वो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, उनका कहना है कि सोसाइटी आगे जाकर बदलेगा। यहां पर बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन और क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, तो इस वजह से सोसाइटी को बदल जाना जरूरी है। लेकिन जो फंक्शनल थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी जिस तरीके से चल रहा है वही सही है। तो इस वजह से यहां पर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेन करने में फंक्शनल थ्योरी नाकामयाब होता है। तो इस वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यहां पर हमें टेलियोलॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलता है। अब टेलियोलॉजी का मतलब है कोई भी एक घटना को घुमा फिरा के बताना। यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही है, इसका कोई ना कोई एक रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट को ही इसका कारण बता के हमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है। यानी कि चीजों को घुमा फिरा कर ही हमें समझाया जाता है। इसी तरीके का टेलियोलॉजिकल रीजनिंग हमें फंक्शनल थ्योरी में दिखाई देता है। ये जो फंक्शनलिज्म या फिर फंक्शनल थ्योरी है, यहाँ पर सोसाइटी का जो भी एग्जिस्टेंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं, इसका क्या पर्पस है, फंक्शन है, इसी को ही घुमा फिरा के हमें सर्कुलर रीजनिंग के द्वारा हमें एक इसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है। यानी कि जैसे हमारा फैमिली फंक्शन करता है कि सोशल स्टेबिलिटी, सोशलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन जब इसको हमें रीजन पूछा जाता है कि क्यों इस तरीके का घटनाएं घटती है, तब हमें बताया जाता है कि यही इसका काम है। यानी कि यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही है, उसी को हमें घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर सर्कुलर रीजनिंग हमें दिखाई देता है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक टेलियोलॉजिकल घटना है। यहां पर टेलियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझाया जाता है, जहां पर हमारा कोई एक सटीक एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर हम देखते हैं यूरोसेंट्रिक बायस। यहां पर यूरोसेंट्रिज्म हमें फंक्शनल थ्योरी में देखा जाता है। जो फंक्शनल थ्योरीज है, ये सारे जो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर ये डेवलप होते हुए हम देखते हैं। वहां पर किस तरीके का कल्चर है, इसी के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है। जो भी थ्योरिस्ट है, वो लोग यूरोपियन सोसाइटी से बिलोंग करते थे। इस वजह से उनके सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही है, वहां पर सोसाइटी में क्या क्या फंक्शन हो रही है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और वर्ल्ड के हर सोसाइटी में इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर जो सोसाइटी है वो अपने अपने अलग तौर तरीकों से चलता है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी का जो हम अगर रिलीजन का बात करें, तो वहां पर क्रिश्चियनिटी दिखाई देता है, वहां पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें दिखाई देता है। लेकिन इंडिया की जब हम बात करें तो इस तरीके का घटनाएं नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो जनरलाइज कर देना, एक सोसाइटी का जो स्टडी है वो बाकी सोसाइटी में भी एप्लीकेबल कर देना, ये इतना ज्यादा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो एक यूरोसेंट्रिक बायस हमें दिखाई देता है ये सारे थ्योरीज में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे
प्रेमिसिस की बात की है और बहुत सारे क्रिटिसिज्म की भी बात की है। ये सारे जो टॉपिक्स है इनको थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इग्नो एमएसओ 002 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। रिसेंटली जो भी आने वाले एग्जाम्स है वहां पर ये सारे टॉपिक्स जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी है, इसका प्रीमिसेस और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान देके पढ़िएगा और एग्जाम में इसको जरूर आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आज का क्लास मैं यहाँ पर खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा और आप लोग वहां से भी ये जो सारे चीजें हैं वो परचेज कर सकते हो। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर ये क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आप अपने जरूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। इस चैनल पे आपको इग्नो एमएस सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सारे कोर्सेस मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट है, जैसे बीए सोशियोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट है, पीजीटी सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट है। यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अलग अलग यूनिट्स का सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो चैनल है इसको इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।